नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर है और वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनका स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने पर वहां बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष एच लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात की। इस मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद जी एरोस्पेस ने एक बयान जारी कर समझौते की घोषणा की। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। तो पीएम मोदी पहुंचे हुए 3 दिवसीय दौरे पर और इस दौरे में कई समझौते होने हैं। ना सिर्फ रक्षा को लेकर बल्कि व्यवसाय को लेकर, अन्य विषयों को लेकर भी कई समझौते होंगे। भारत का मान प्रतिष्ठा और भारत का जो कद है वो और ज्यादा पहले से बड़ा हो जाएगा। मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप्स हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है और दूसरे दिन बुधवार को रात करीब 9 बजे पीएम मोदी प्राइवेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। यहां राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी ने उनका स्वागत किया। डिनर में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, अमेरिका कहने से जैक सुलिवन भी मौजूद रहे। डिनर में मेन्यू में बाइडेन की पसंदीदा पास्ता और आइसक्रीम को शामिल किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। वही राष्ट्रपति बाइडेन को 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद किताब के फर्स्ट एडिशन के साथ ही मैसूर के चंदन से बना एक खास बॉक्स गिफ्ट किया, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया है। इस बॉक्स के अंदर भगवान गणेश की एक मूर्ति, एक दिए के साथ छोटी छोटी डिब्बियों में 10 गिफ्ट्स दिए गए हैं। मैसूर के चंदन से बने खास बॉक्स में 10 डिब्बियां हैं। इनमें पंजाब का घी, राजस्थान के हाथ से बनाया हुआ 24 कैरेट हॉलमार्क का सोने का एक सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, तमिलनाडु का तिल, कर्नाटक के मैसूर के चंदन का टुकड़ा, पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों का बनाया हुआ चांदी का नारियल, गुजरात का नमक, राजस्थान कारीगरों का बनाया हुआ 99.5% शुद्ध चांदी का सिक्का उन्हें भेंट किया गया। एक तरीके से भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को कुल मिलाकर समेटते हुए भारत के गौरव को, भारत के सभ्यता को उन्होंने बताने की कोशिश की इस गिफ्ट के जरिए। हर राज्य, हर जिला अपने आप में अद्भुत है और वहाँ की अपनी अपनी खासियतें हैं। उसको उन्होंने इस बॉक्स के जरिए उनको समझाने की कोशिश की, उनको देने की कोशिश की है। भारत की जो परंपरा है, जो भारत की समृद्धि है, सभ्यता है, उसको उन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा समृद्ध हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं। और इस तोहफे के जरिए दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ते हैं, उनकी जो प्रगाढ़ता है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। एक नया मोड़, एक नया आयाम इस रिश्ते में आया है। और यूएस में
उनके पहुंचते ही न सिर्फ भारतीय समुदाय जो वहां रहता है बल्कि अन्य जो वहां के रहवासी है उनके बीच उनकी लोकप्रियता देखते ही बन रही है। चलिए बढ़ते आगे। आदि पुरुष फिल्म शुरुआत से ही विवादों में फंसी हुई रही। पहले इसके वीएफएक्स को लेकर, किरदारों के कपड़ों और लुक्स को लेकर बवाल मचा। फिर इसके बाद फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने इसके डायलॉग्स को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। कपड़ा तेरे बाप का जैसे डायलॉग सुनकर जनता हैरान थी। ऐसे में अब मेकर्स ने 5 दिनों के बाद फिल्म के डायलॉग बदल दिए हैं जहां पर दिक्कतें थी। आइए आपको बताते हैं कि अब मेकर्स ने इसमें क्या जोड़ा है, क्या घटाया है। अब मूवी में पहले डायलॉग था कपड़ा तेरे बाप का, डायलॉग की जगह पे अब मेकर्स ने बाप की जगह लंका शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। इसलिए अब डायलॉग हो गया है कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की और जलेगी भी तेरी लंका। इसी तरह फिल्म के मेकर्स ने कई डायलॉग्स में बदलाव किया, जैसे कि वादा किया गया था आदि पुरुष के मेकर्स ने पहले, और मूवी में कुछ डायलॉग्स को बदल दिया गया। लोगों को इसकी टपोरी भाषा के कारण आपत्ति थी। कई लोगों ने इसका जिक्र किया कि ये टपोरी भाषा या इस तरह के संवाद बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लोगों ने मुखर होकर अपना विरोध प्रकट किया, जिसके बाद हंगामा मचा और आखिरकार डायरेक्टर, संवाद लेखक को झुकना पड़ा। डायरेक्टर ओम राउत, को राइटर मनोज मुंतशिर और प्रोड्यूसर टी सीरीज और यूवी क्रिएशंस ने वादा किया था कि लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, कुछ विवादास्पद डायलॉगों को बदल दिया जाएगा। तो अपने किए वादे के अनुरूप आखिरकार ये डायलॉग अब बदल दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कांग्रेस का कहना है कि बैठक का फैसला लेने में बहुत देर कर दी है। कांग्रेस की माने तो मणिपुर के लोगों के साथ बातचीत की कोशिश दिल्ली में बैठकर की जाएगी, तो इसमें गंभीरता नहीं दिखेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार अब नींद से जागी है। बता दें कि मणिपुर में रोजाना ही फायरिंग या ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही है। 50 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। गुरुवार की सुबह 5 बजे इम्फाल वेस्ट जिले के नॉर्थ बोलजांग में अज्ञात लोगों और असम राइफल्स ट्रूप के बीच फायरिंग भी हुई। इससे पहले बुधवार की रात को भी विष्णुपुर में एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हुए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर दुख जताते हुए बुधवार को एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इससे राष्ट्र की अंतरात्मा पर गहरा आघात हुआ है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कांग्रेस के संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश में ये कहा कि मणिपुर के प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले लगभग 50 दिनों से हम मणिपुर में एक बड़ी मानवीय त्रासदी देख रहे हैं। इस हिंसा ने आपके राज्य में हजारों लोगों का जीवन उजाड़ दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मणिपुर के लोग इस त्रासदी से जल्द उभरेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। 23 जून यानी कि कल पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। बैठक में ममता बनर्जी बैठक से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी करेगी। विपक्षी एकजुटता की बैठक में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती समेत लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा इस बैठक में शामिल होंगे। 23 जून को सुबह 11:30 बजे से मुख्यमंत्री आवास में विपक्षी दलों के नेताओं की ये बैठक शुरू होगी। पटना में गैर भाजपा के 17 राजनीतिक दलों का जमावड़ा लगेगा, जिसमें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर साझा विपक्षी रणनीति बनाने को लेकर चर्चा होगी।
तो 17 विपक्षी दल कल अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, लेकिन हर बार की तरह क्या इस बार भी इनकी जो एकजुटता है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी? क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव के वक्त आते आते तक कहीं ना कहीं इनका जो बिखराव है वो दिखाई देता है। क्या इस बार इनमें आपसी सहमति बन पाएगी, देखना होगा। के बाद रुक करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हुई है। रायपुर से बड़ी खबर, तो सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद प्रभारी कुमारी शैलजा समेत अन्य नेता बाहर निकले हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान आया है। 26 जून से कांग्रेस बूथ चलो अभियान शुरू करेगी। बस्तर से प्रारंभ होगा यह अभियान, कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। बैठक में चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है, ये बात सामने आई है। तो 24 घंटे में इसके पहले जो नियुक्तियां की गई थी उसका आदेश भी बदला गया और इस पूरे मामले को लेकर बैठक में भी जिक्र हुआ। जाहिर तौर पर अब बैठक खत्म हुई है, इसमें बूथ चलो अभियान का आगाज करने की बात कही जा रही है और भी कई विषयों को लेकर मंथन किया गया है। मैराथन ये बैठक चली। चुनाव 2023, चुनाव 2024 को लेकर लगातार रणनीतियां बन रही है। आने वाले दिनों में हम कैसे काम करें, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चाएं हो रही है। अब नहीं, देखिए, माननीय जो शैलजा मैम जी ने जो पत्र लिखा है उसमें नियुक्तियों के बारे में कहा है, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। वहीं खराब मौसम के चलते अमित शाह का मध्य प्रदेश के बालाघाट का दौरा रद्द करना पड़ा। अमित शाह ने दुर्ग में साल 2023 के चुनाव से भाजपा की सरकार बनाने को लेकर और 2024 में केंद्र में मोदी सरकार बनाने को लेकर आह्वान किया। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से ही अमित शाह हेलीकॉप्टर से भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद दुर्ग में जनसभा को संबोधित किया। शाह ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को निशाने पर लिया और अमित शाह ने छत्तीसगढ़ भाजपा की देन होने की बात कही। अटल जी को याद किया, कहा कि अटल जी पीएम थे तब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से सफल राज्य बनाया। मौजूदा सरकार पर प्रहार करते हुए शाह ने कहा कि ये सरकार घोटालों पर घोटाले कर रही है। अमित शाह ने भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ और अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर का भी जिक्र किया। शाह ने धान का भी जिक्र किया, उसको नहीं भूले वो। उन्होंने धान खरीदी में केंद्र सरकार के योगदान का 90% सहयोग होने की बात कही और अपने अंदाज में विपक्षीयता में जुटे हुए दलों को लेकर भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया। तो अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की कोशिश की, नई ऊर्जा भरने की कोशिश की। तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा, साथ ही जनता के बीच जनता से यह आह्वान किया कि 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने में वो अपना सहयोग दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने लगभग 61 लाख टन चावल, मतलब 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है और 74,000 करोड़ रुपया, 74,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना दिया? 12,600 करोड़ रुपया। मुझे बताओ भाई, 74,000 करोड़ ज्यादा है या 12,000 करोड़ रुपया? जोर से बोलो। तो किसने किसानों का चावल खरीदा? नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा है। ये झूठ बघेल जी बोलना बंद करे। 90% पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। 92 लाख टन धान
नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। और ये पूरा जो सिस्टम है ना, जिसके आधार पर आप खुदा खुद करते हो, ये पूरा धान खरीदी का सिस्टम हमारे रमन सिंह जी ने बनाया है मित्रों, रमन सिंह जी ने बनाया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर आए। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए मोदी जी को, हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पारदर्शी सरकार चलाई। ये कश्मीर है जो हमारा है या नहीं है? अरे जोर से अंत तक बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस वालों ने 70 साल से अपनी गोदी में धारा 370 जैसे बच्चा बिठाया हो, इसको सहला सहला कर संभाला था। मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जब धारा 370 हटी, एक कांग्रेस पार्टी वाले राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ, मत हटाओ। मैं ही बिल लेकर गया था। मैंने कहा क्यों न हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चला 70 साल से बाबर ने जब से तोड़ा, एक कांग्रेस राम मंदिर को लटका रही थी, पटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और युवाओं, टिकट तैयार रखना, जनवरी में राम मंदिर का अंदर राम लल्ला के दर्शन होने वाले। 70 साल तक अपनी वोट बैंक संभालने के लिए प्रभु श्री राम का अन्याय करने का काम एक कांग्रेस सरकार ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम को सम्मान के साथ उसी स्थान पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भव्य मंदिर स्थापित कर सम्मान के साथ बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी G7 में मोदी जी गए थे, आज भी अमेरिका में उनके कार्यक्रम चल ही रहे हैं। G7 में ढेर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष कोई अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है, और अफ्रीका में तो किसी ने मोदी जी के पैर भी छू लिए। और जहां जहां गए मोदी 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 के नारे लगते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जरा जोर से बोलो, कौन बनेगा? जरा जोर से बोलो, कौन बनेगा? 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने लगभग 61 लाख टन चावल, मतलब 92 लाख मैट्रिक टन धान
खरीदने का काम किया है और 74,000 करोड़ रुपया 74,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना दिया? 12,600 करोड़ रुपया। मुझे बताओ भाई, 74,000 करोड़ ज्यादा है या 12,000 करोड़ रुपया? जोर से बोलो। तो किसने किसानों का चावल खरीदा? नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा है। ये झूठ बघेल जी बोलना बंद करे। 90% पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। 92 लाख टन धान नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ा है। और ये पूरा जो सिस्टम है ना, जिसके आधार पर आप कूद करते हो, ये पूरा धान खरीदी का सिस्टम हमारे रमन सिंह जी ने बनाया है। मित्रों, रमन सिंह जी ने बनाया है। तो चुनावी साल है, ऐसे में हर एक मुद्दे को यहां पर उठाने की, भुनाने की जो कोशिश है वो अमित शाह जी ने की है और जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है कि यही वो मुद्दे हैं, यही वो विषय है जिनको कि आपको जनता तक पहुंचाना है। अब देखना ये होगा कि इसमें वो कितने कामयाब हो पाते हैं, कितने सफल हो पाते हैं और सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देता है, क्या प्रतिक्रिया देता है। बहरहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।